आज हम संस्कृत भाषा में वर्ण विभाजन और वर्णों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में भी इसी प्रकार होते हैं। स्वर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो स्वर कहते किसे हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका जो भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, यह भी दो तरह का होता है, अनुनासिक और निरनुनासिक। निरनुनासिक को अननुनासिक भी कहा जाता है। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, अ, इ, उ, री तथा लृ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें जो लृ है, दीर्घ लृ और ह्रस्व लृ दो रूपों में संस्कृत भाषा में पाया जाता है, किंतु उसका प्रयोग सामान्यतः वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ ये जो 4 वर्ण हैं, ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। कैसे बने हैं देखते हैं उदाहरण। औ धन ई बराबर ए, औ धन ए बराबर आई, औ धन उ बराबर ओ, औ धन ओ बराबर औ। तीसरा जो प्लुत स्वर है उसके बारे में जानकारी इस प्रकार है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्णों को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ओम के ओमकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। जैसे हम ओम जय जगदीश हरे यह आरती बोलते हैं, तो आपने कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, ओम इसी प्रकार से लिखा जाता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अर्थात उसका उच्चारण सामान्यतः ज्यादा देर का होता है, जिसे हम 3 मात्राओं में परिगणन करते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए इत्यादि समस्त स्वर वर्ण। निरनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक है, जिसके उच्चारण के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन, स्वरों की बात हो गई है, अब देखते हैं व्यंजन किसे कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। व्यंजनों के का जो विभाजन है वो अलग अलग तरह से किया गया है।
तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है संस्कृत भाषा में। इसे कु चु टू तु पु संक्षेप में हम इस प्रकार से याद रखने के लिए सूत्र रूप में कहा गया है। पाणिनि व्याकरण में भी इनका उल्लेख है। कु चु टू तु पु एते उदिताः। कु का तात्पर्य है क ख ग घ ङ। चु का तात्पर्य है च छ ज झ य। टू का तात्पर्य है ट ठ ड ढ ण। तु का तात्पर्य है त थ द ध न। और पु का तात्पर्य है प फ ब भ म। इनको हम प्रत्येक को वर्ग के रूप में जानते हैं। क वर्ग जो अपने वर्ग के अंतर्गत आने वाले इन 5 वर्णों का बोध कराता है। इसी प्रकार च वर्ग भी 5 का बोध कराता है, ट वर्ग भी 5 वर्णों का बोध कराता है, और इसी प्रकार त वर्ग भी और प वर्ग भी। इनकी आवश्यकता हमें उच्चारण स्थान को समझने में बहुत पड़ती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। इसके बाद है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण इसमें आते हैं स, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में बहुतायत में होता है। अनेक तरह के संयुक्त व्यंजन संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हुए होते हैं। जैसे क और मूर्धन्य श मिला के क्ष बन गया, त और र मिला के त्र बन गया, ज और य मिला के ज्ञ बन गया। सभी कक्षाओं के बच्चे इसे अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे।